जैसा कि अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का, ठीक है, तो बिहार बोर्ड के हिसाब से हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे। इकोनॉमिक्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अभी 10 दिन है, 10 दिन मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। और बीच में कोविड का लॉकडाउन था, जिसके कारण पढ़ाई भी नहीं हो पाया सही से। तो हम लोग सोचे हैं कि मतलब सारा सब्जेक्ट का, मतलब जो कॉमर्स में है पार्टिकुलर अभी, तो उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन लाए, जैसे बीएसटी का, ईपीएस का, और आपका इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का, ठीक है। और आप इकोनॉमिक्स आज करेंगे फास्ट ट्रैक में, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले देख लेते हैं कि जो नोट्स हम पढ़ाएंगे, जिस नोट्स से, वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें 2 चीज़ पढ़ना है, एक है इमर्जेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। जो इकोनॉमिक्स का आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बुक है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, जो वॉल्यूम 1 है, सेकेंड को माइक्रो इकोनॉमी। तो इसको दिया किसने था? जो इकोनॉमिक्स है उसको 2 भागों में बांटा किसने था? तो रेंजर फ्रिंच जो थे 1933 में, उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था। पहले को बोले माइक्रो इकोनॉमी और दूसरे को माइक्रो इकोनॉमी। और पढ़ने के लिए बताया था कि माइक्रो इकोनॉमी जो होता है स्मॉल लेवल पे, जैसे छोटा सा कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में का एक आदमी के बारे में सोचते हैं। जैसे बहुत बड़ा आदमी का ग्रुप है, समुदाय है, उसमें से किसी एक आदमी के बारे में सोचते हैं तो माइक्रो सोचेंगे, लेकिन पूरा होल ग्रुप के बारे में सोचेंगे तो माइक्रो के बारे में सोचेंगे। सॉरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले देखते हैं कि ये आया कहाँ से था वर्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड जो ड्राइव किया गया था वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया था, जिसका मीनिंग था माइक्रोस। जो ग्रीक वर्ड था माइक्रोस, वहां से माइक्रो को ड्राइव किया गया था, जिसका मीनिंग स्मॉल होता है, ठीक है। और माइक्रोस यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमी ड्राइव किया गया था माइक्रोस से, ये भी ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया था। इसका मीनिंग होता है लार्ज, मीनिंग लार्ज होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों हमेशा एमसीक्यू में रहता है कि माइक्रो इकोनॉमी ड्राइव कहाँ से किया गया था, कौन सा वर्ड था, तो और किसने दिया था माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमी, तो और कब दिया था। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 4 बना कि माइक्रो इकोनॉमी को ड्राइव कहाँ से किया गया था, तो ग्रीक वर्ड से किया गया था, जिसका नाम था माइक्रोस। उसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमी कहाँ से ड्राइव किया गया था? तो ग्रीक वर्ड से। तो उसका जो वर्ड था ड्राइव किया गया था, उसका नाम क्या था? माइक्रोस। उसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज होता है। और किसने दिया था माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी? रेंजर फ्रिंच ने। कब? 1933 में, ठीक है। तो चैप्टर 1 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अब स्टार्ट करेंगे। ये तो आपका बुक का सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। बुक स्टार्ट करने से पहले ये सारा चीज था। तो हम माइक्रो इकोनॉमी सबसे पहले पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, जो लार्ज चीज के बारे में बताता है, किसी एक चीज के बारे में नहीं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इसमें चैप्टर 1 में आपको 2 चीज पढ़ना है, पहला इमर्जेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सारा नोट्स बनाया गया है वो एनसीईआरटी के बुक से बनाया गया है। आप एनसीईआरटी का बुक भी रेफर कर सकते हैं, सेम टू सेम। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के, क्योंकि फास्ट ट्रैक लेक्चर है ना, तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और कमेंट में आप जो भी प्रॉब्लम होगा दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है? सिंप्लीफाइड अकाउंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी डिफर्स फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमी। डिफर्स कैसे है सो बताएं। क्योंकि एक जंगल है, मान लीजिए पूरा जंगल है, तो पूरा जंगल क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमी हो गया, माइक्रो नॉट माइक्रो। और लेकिन उसी जंगल में किसी एक पेड़ के बारे में सोचते हैं, जैसे सिंगल ट्री, तो वो माइक्रो के बारे में सोचते हैं। वैसे ही आदमी के बारे में, मतलब जो बहुत सारे पीपुल है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, उसमें से किसी एक पीपुल के बारे में सोचते हैं तब माइक्रो सोचते हैं, लेकिन वही पूरा होल ग्रुप के बारे में सोचेंगे तो माइक्रो, ठीक है। याद रहेगा इतना। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या बताता है कि माइक्रो इकोनॉमी जो प्रॉब्लम्स डेली घटते हैं उसके बारे में, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का मतलब जो होता है, ठीक है, उसको बताता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल से देखते हैं, प्रोडक्शन लेवल से देखते हैं, डिमांड कितना है और उसका मार्केट में सेल है कि नहीं, तो वो सब जानेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है,
लेकिन उसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो मतलब इसमें तो कोई है नहीं ना, मतलब ये तो अपोजिट हो गया। तो उसी चीज का डिमांड, जो जिस चीज का डिमांड है उसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमिक्स के लिए बेहतर होगा। यहाँ पे देखते हैं, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द एम्प्लॉयमेंट, द डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ऑल्सो गोज टुगेदर, एग्रीगेट आउटपुट लेवल, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे आउटपुट से मतलब हो गया प्रोडक्शन से, प्राइस जो मार्केट प्राइस हो गया, अगर किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए होंगे, एम्प्लॉयमेंट हो गया। और एक प्रोडक्शन मतलब बहुत सारी चीज का प्रोडक्शन करता है ना इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बताता है सप्लाई एंड डिमांड का, जो मैंने बोला था कि जितना डिमांड रहेगा उसी हिसाब से सप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स गेट टुगेदर, जनरल इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ईच मार्केट इन द इकोनॉमी। जो सेम चीज है जो ऊपर मैंने बोला था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक पैराग्राफ है, उसमें बोलता है कि मॉडर्न इकोनॉमी के हिसाब से जो फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है उसको एडम स्मिथ को बोला जाता है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछता है इसमें से, तो मतलब ऊपर का पार्ट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें से यही से क्वेश्चन आएगा आपका कि फादर ऑफ इकोनॉमी किसको बोलते हैं, तो एडम स्मिथ को बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि जो एडम स्मिथ ने बुक दिया था उसका नाम क्या था, फिर वो बुक कब दिए थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सारा चीज तो दिख जाएगा। तो एडम स्मिथ जो फाउंडिंग मॉडर्न इकोनॉमी सजेस्ट क्या कहते हैं, बायर एंड सेलर्स ऑफ ईच मार्केट एंड देयर डिसीजन, किस चीज का, ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, इकोनॉमी विल बी नॉट गिवन थिंक एंड वेल्थ ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज द होल सेपरेटली। इसमें सेम चीज ही लिखा है जितना है ऊपर में, ठीक है। सप्लाई के बारे में, डिमांड के बारे में, इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे बोलता है देयरफॉर डीप रूट्स इन द माइक्रो इकोनॉमी बिकॉज इट इज टू स्टडी एग्रीगेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। तब माइक्रो इकोनॉमी किसी एक चीज के बारे में सोचेंगे, माइक्रो में लार्ज नंबर सोचेंगे तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों मार्केट के बारे में सोचेंगे, ठीक है, मतलब पूरा होल मार्केट के बारे में। अब एडम स्मिथ के बारे में देख लो, तो थोड़ा सा एडम स्मिथ इज रिगार्डेड द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने बुक दिया था, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। 1776 ईस्वी में इन्होंने बुक दिया था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, द माइक्रो इकोनॉमी मतलब माइक्रो इकोनॉमी शो द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक आर इक्विडियंट टू डीलिंग विद द सिचुएशन हैव जस्ट लिस्टेड। फर्स्ट कि हु आर द माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर, तो डिसीजन मेकर कौन कौन सा होता है माइक्रो इकोनॉमी में, तो जैसे आरबी, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर कौन हो गया, गवर्नमेंट हो गया आपका, आरबीआई हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट के हिसाब से सोचेंगे तो, क्योंकि स्टेट का डिसीजन तो एक ही आदमी लेगा ना स्टेट से, फिर क्या आरबीआई पूरा डिसीजन होल बैंक का लेगा, आरबीआई डिसीजन मेकर हो गया। गवर्नमेंट का पॉलिसी बार बार चेंज होता है, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। सेकेंडली बोलता है कि व्हाट टू द माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स ट्राई टू डू, तो अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाए, डिफ्लेशन कंट्रोल, ठीक है, उसके बारे में बताता है। तो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, वहां पे तो इंट्रोडक्शन पार्ट था ये सारा। यहाँ से आपका क्वेश्चन मतलब क्या क्या रेडी हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ से, माइक्रो इकोनॉमी कहाँ से लिया गया था, ग्रीक से। माइक्रो इकोनॉमी दिया किसने था, रेंगर फ्रिंच ने, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट से आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता था, एडम स्मिथ को। फिर उन्होंने बुक कौन सा दिया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कब दिया था, तो 1776 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी का डिसीजन मेकर कौन कौन सा होता है, तो आरबीआई हो गया आपका, गवर्नमेंट हो गया, स्टेट का गवर्नमेंट हो गया। और डिसीजन मेकर क्या करते थे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन आ गया तो उसको कैसे उससे निकला जाए, इकोनॉमी का ग्रोथ देखते हैं, जीडीपी देखते हैं। तो सारा चीज यहाँ से सेकंड वाले में डिसीजन मेकर ट्राई टू डू क्या क्या करते हैं। तो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर का। सबसे पहले देखते हैं, उसमें दिखा हुआ था इंट्रोडक्शन पार्ट में इमरजेंस देखने के लिए, और एक और था
कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो सबसे पहले इमरजेंस देखते हैं। तो इमरजेंस में क्या देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमी के बारे में बताता है। वो बोलता है इमरजेंस में कि माइक्रो इकोनॉमी एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। कौन? तो ब्रिटिश इकोनॉमी कौन थे? जॉन मैंड केन्स। इनका बुक आया था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। जो इन्होंने जो बुक लिखा था वो बताता था, मतलब 1929 के दशक में एक महामारी का दौर था, 1929 से 33 के बीच में चला था। ठीक है, उस समय डिप्लेस मतलब इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया जो 3% से उठ के 25% तक चला गया था। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्री थे, यूरोपियन देश थे, यूरोप था, अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका था, तो उस समय में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, जिसके कारण मतलब डिमांड बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि रोजगार ही नहीं थे ना। जो रोजगार करना चाहते थे उनके लिए भी पार्टिकुलर रोजगार नहीं थे। ठीक है, तो वहां पे डिमांड ही नहीं था। तो उसी समय जो जॉन मैंड केन्स थे, जेएम केन्स भी पूछता है क्वेश्चन में, कभी कभी रहेगा कि मतलब किन्होंने इमरजेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बुक लिखे थे, चाहे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी किसने दिया था, चाहे ग्रेट डिप्रेशन के समय जो राइटर बुक लिखे थे उसका नाम क्या था। तो जेएम केन्स भी लिखता है, जॉन मैंड केन्स भी लिखता है। ठीक है, तो ये 1936 में बुक दिया था जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये बोलते क्या है, तो बुक में क्या डोमिनेट किया था इकोनॉमिक्स बिफोर केन्स? All the laborer who are ready to work will find employment and all the factories will working at their full capacity. जॉन मैंड केन्स के बारे में 2 बुक दिए थे। तो पहला था द इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस, जो वर्ल्ड वॉर 1 के समय दिए थे 1919 में। ठीक है, और दूसरा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। कौन दिया था? जेएम केन्स ने। जेएम केन्स का फुल फॉर्म क्या था? जॉन मैंड केन्स। ठीक है, 1936 में बुक दिए थे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जब ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामारी का जब दौर था ना, उस समय दिए थे। उसके महामारी के दौर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929 में आया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें दिया रहता है 4 ऑप्शन, जैसे 1929 से 1933, 1934 से 1944, 1935 से 1937, ऐसे करके। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा 1929 टू 1933 है। ठीक है, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज किया था 3% से 25%। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका था, यहाँ पे डिमांड ऑफ गुड मार्केट वाज वेरी लो। यहाँ पे लिखता है, इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं एक बार जो सेम चीज है। ठीक है, हाउएवर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट्स। It affected other countries of the world as well. तो सिर्फ यूरोपियन कंट्री में ही इसका महामारी का दौर नहीं रहता, पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया था। ठीक है, उस समय जो मतलब भूखमरी आया था तो वर्ल्ड वाइड हो गया था 2 कंट्री के कारण। The many factories are lying idle, workers were thrown out of jobs in USA. From 1929 to 1933, unemployment rate rose 3% to 25%. Unemployment तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपुल हु आर नॉट वर्किंग। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपुल हु आर नॉट वर्किंग एंड द रेट लुकिंग फॉर जॉब्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु आर वर्किंग और लुकिंग फॉर जॉब्स। ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट इन यूएसए फॉल अबाउट 33%. The event made economists think about function and economy in the new way. तो इन्होंने सोचा था कि और नया बुक दिया था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी उसी समय 1936 में। तो किसने दिया था? जॉन मैंड केन्स ने। द फैक्ट इकोनॉमी में हैव द लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ थ्रेल्ड अबाउट द एक्सप्लेन्ड केन्स बुक वाज एन अटेम्प्ट in the direction. Unlike the predecessor, his approach was to examine the working of economy in its entirely and examine the interdependence of the different sectors. The subject of microeconomics was born. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि इमरजेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के समय किसका थ्योरी लिया गया था? तो जेएम केन्स का लिया गया था। उन्होंने जो बुक दिया था उसका नाम क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कब दिया था? 1936 में। जो महामारी का दौर था वो कब था? 1929 से 1933 था। एम्प्लॉयमेंट रेट कितना मतलब घट गया था? 3% से 25% तक। किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था? यूरोपियन कंट्री से, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका।
इस समय डिमांड जो था वो बहुत ज़्यादा लो था, ठीक है। तो आपका पूरा इतना तक कंप्लीट हो गया। अब जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें दूसरा है कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला था इमरजेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा है कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में देखते हैं। तो आपका अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एमसीक्यू मतलब यहीं से पूछता है और चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर पूछता है और 10 नंबर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो 10 नंबर इजीली आ सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। कंटेक्स्ट जो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में समझाता है, सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन एज ए इकोनॉमी देखा जाए कि मतलब इकोनॉमी को कितने भागों में बांटा गया था, मतलब जो कंटेक्स्ट के हिसाब से, तो 3 भाग में। तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री थे, एक मिक्स्ड थे और एक सोशलिस्ट थे। जैसे सोशलिस्ट में अभी भी श्रीलंका आते हैं और मिक्स में भी बहुत सारे कंट्री, और कैपिटलिस्ट में मतलब यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कैपिटलिस्ट का हिंदी होता है पूंजीवादी, मिक्स का मिश्रित और सोशलिस्ट का सामाजिक अर्थव्यवस्था वाले देश। तो कैपिटलिस्ट में बोलते हैं कि जिसके पास पैसे थे या जो प्राइवेट इंटरप्रेनर थे या जो रिस्क लेना जानते थे, प्राइवेट इंटरप्रेनर के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, मतलब यहाँ तो कैपिटलिस्ट कंट्री में, क्योंकि जिसके पास पैसा रहेंगे वही तो कंट्रोल करेंगे कंट्री को। इसका तो यहीं पे लिखा हुआ है सारा डिफिनीशन में ही, कैपिटलिस्ट कंट्री। तो कैपिटल, अब इंटरप्रेनर किसको बोलते हैं सबसे पहले उसको देखेंगे। फिर तो एक इंटरप्रेनर वो होता है जो रिस्क को कंट्रोल करता है, मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, जो इसका कंट्रोल होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे, जो अपना पैसा लगाता है, जो लोन उठाने के लिए, जो मार्केट में सामान बेचने के लिए लाइबल हो, जो रोजगार देता है, जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, वी शैल एग्जामिन द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री इन दिस बुक। कैपिटलिस्ट कंट्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। इन दिस कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोडक्शन एक्टिविटी आर मेनली कैरीड ऑन कैपिटल इंटरप्राइजेज। जो पूंजीवादी मतलब इंटरप्रेनर्स है, उद्यम सब जो पूंजीवादी उद्यमिता है उन लोग के हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोडक्शन एक्टिविटी आर मेनली carried out by capitalist enterprises. A typically capitalized enterprise has one or several entrepreneur. The entrepreneur किसको बोलते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे बोलता है the people who have exercised control over major decision, जिसका कंट्रोल होता है, जो मेजर डिसीजन लेता है, bear a large part of risk, जो रिस्क लेने को तैयार होता है, एसोसिएट का या फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज का, ठीक है। They themselves supply of capital needed to run the enterprise, जो बिजनेस चलाने के लिए अपना पूंजी लगाता है, या they may borrow the capital, या लोन उठाते हैं, ठीक है, to carry out प्रोडक्शन करने के लिए। और उनको they also need natural resources, और उनको नेचुरल रिसोर्सेज भी जरूरी पड़ता है। जैसे कहीं भी फैक्ट्री लगाना तो उसके लिए लैंड हमको चाहिए, तो लैंड के लिए, लैंड तो नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। रॉ मटेरियल भी तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। इस सब के बाद भी हमारे पास मैन मेड जो लेबर चाहिए, लेबर फोर्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दे आल्सो नीड नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल रॉ मटेरियल एंड पार्ट फिक्स एसेट, जैसे प्लॉट, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट्स में फिक्स्ड में प्लॉट्स ऑफ लैंड, एंड दे नीड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या, ह्यूमन लेबर टू कैरी आउट प्रोडक्शन। दिस भी सारे रेफर एज ए लेबरर आफ्टर प्रोड्यूसिंग आइटम। जब सारा चीज हो गया, मतलब उन्होंने पैसा लाया, लगाया रॉ मटेरियल, जहाँ पे फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बनाया, उससे कुछ आउटपुट तैयार हुआ, अब उसको मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। तो मार्केट में बेचेंगे, उसके बाद बेच के पैसा आएगा तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑफिस होगा उसका रेंट पेड करेंगे, नया मशीनरी ऑफिस का रेंट पेड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेड करेंगे, लेबर का कॉस्ट पेड करेंगे, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसका पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन के लिए रख लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन और कुछ मशीनरी खरीदेंगे उसके बाद जो भी, और फिर उसको इंक्रीज करेंगे लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ से देखते हैं, आफ्टर प्रोड्यूसिंग आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली नेमली कैपिटल, लेबर एंड लैंड। तो यहाँ पे लिखता है, आफ्टर प्रोड्यूसिंग आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेमली कैपिटल, लैंड एंड लेबर। The entrepreneur, सारा चीज बन गया यहाँ पे, ठीक है। The entrepreneur sells the product in the
मार्केट, जो इंटरप्रेनर था उसको मार्केट में बेचने जाता है। द मनी इज अर्न कॉल्ड रेवेन्यू, तो जब बेच दिए तो जो पैसा आया उसको रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। जो सेल कर दिए, जो बना प्रोडक्ट हम उसको सेल कर दिए तो वहाँ से जो पैसा है उसको रेवेन्यू बोले। द पार्ट ऑफ रेवेन्यू पेड आउट एज रेंट, तो पहले रेंट पेड किए, सर्विस रेंडर्ड बाई लैंड, जो लैंड का मतलब सर्विस लिए थे उसका, ठीक है। फिर पेड किया आउट, पेड कैपिटल जो मतलब लोन लिए थे उसका इंटरेस्ट पेड किए, फिर लेबर को वेजेज पेड किए। रेस्ट रेवेन्यू जो बच गया पैसा इज अर्निंग एज एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड प्रॉफिट, जो पैसा बच गया सारा चीज खर्चा काट के, जो मतलब मैं सेल किया कोई प्रोडक्ट, मतलब 100 रुपया का प्रोडक्ट सेल किया, उसमें से 90 रुपया मेरा कॉस्ट था। कॉस्ट क्या होता है, मतलब जो भी खर्चा था उसमें लेबर चार्ज, सर्विस चार्ज, रॉ मटेरियल खरीदो सब, तो 10 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का क्या करेंगे, प्रॉफिट्स आर ऑफ्टन यूज फॉर प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट पीरियड टू बाई न्यू मशीनरी या बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज। जो पैसा बचा उससे नया प्रोडक्शन फिर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे हो गए, नया फैक्ट्री लगाने के लिए, नया मशीनरी खरीदने के लिए, और इसके कारण प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं और बड़े लेवल पर। जैसे दीज एक्सपेंसेज व्हिच राइज प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इन शॉर्ट कैपिटल, उसके नीचे बात बोलता है कि इन शॉर्ट कैपिटल इकोनॉमी जो होता है मे बी डिफाइंड द इकोनॉमी द मस्ट इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या क्या था, सबसे पहले फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऊपर जितना भी पढ़े उसमें सबसे ज्यादा क्या था, सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आता है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होता है। प्राइवेट ओनरशिप होगा ना, कि जिसके पास पैसा होगा जो रिस्क लेगा तो सब तो लेता नहीं है, तो प्राइवेट ओनरशिप होगा उसका। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक प्लेस, बेचने के लिए मार्केट होना चाहिए जो सेल करेगा आउटपुट इन द मार्केट। तो यहाँ पे सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट। सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस, लेबर जो काम किया रोजगार प्रोवाइड हुआ, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदे, लैंड। तो सेल और परचेज ऑफ लेबर सर्विस एट प्राइस व्हिच इज कॉल्ड बेजेज रेट, बेजेज रेट पे, ठीक है। उसके बाद लिखता है तो कैपिटलिस्ट मतलब इकोनॉमी के बारे में, तो कैपिटलिस्ट कंट्री के बारे में हुआ। वहां पे कुछ पॉइंट और भी आते हैं, जैसे कि एक समूह हो गया, ठीक है। उस समूह में जैसे मतलब एक प्रोडक्शन नहीं करके एक आदमी रिस्क नहीं लेकर पूरा समूह रिस्क लेता है, वो ऐसे। तो पहले इसको देख लेते हैं उसके पैराग्राफ, उसके बाद उसको समझाते हैं। इफ वी अप्लाई द एबव मेंशन्ड 4 क्राइटेरिया द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वुड बी द कैपिटलिस्ट कंट्री हैव कम इनटू द बीइंग ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 300 to 400 years। ये बोलता है if we apply the above mentioned 4 criteria the country of the world we find the capitalist country। जो 300-400 पहले इसका कुछ नहीं था, जो कैपिटलिस्ट कंट्री आया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो 300-400 साल बाद ही आया है, ठीक है। 300-400 साल पहले ही मतलब आया है अभी, जो कैपिटलिस्ट कंट्री के बारे में बताता है। मोर ओवर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया विल क्वालिफाई द कैपिटलिस्ट कंट्री। इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर स्पेशली, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज है जो एग्रीकल्चर स्पेशली इज कैरिड आउट बाय द प्रेजेंट फैमिलीज। इन एनी ट्राइब सोसाइटी, ट्राइब सोसाइटी के बारे में बोलता है। तो ट्राइब सोसाइटी क्या होता है, जैसे किसी एक पार्टिकुलर आदमी का जमीन नहीं होता। जैसे एक गांव है, गांव में बहुत सारे ट्राइब बसेरा करते हैं, तो ट्राइब, तो वो पूरे ट्राइब का जमीन समूह होता है, जो उसका जमीन होता है, जो लैंड हुआ पूरा हुआ, तो सारा ट्राइब उसमें प्रोडक्शन करने जाते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे, मतलब खेती किए, ठीक है। खेती से जो प्रोड्यूस हुआ अनाज उसको मार्केट में बेचे, और जो प्रॉफिट हुआ और जो वहाँ पे, तो वो पूरा ट्राइब का होता है, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। तो जितना आदमी वहाँ पे गए थे खेती करने, वो सारा का प्रॉफिट था, ठीक है, पूरा ट्राइब का। और जो डेली जाते हैं डेली बेसिस पे, तो उनको वहाँ पे पैसा भी दिया जाता है। जैसे मतलब कैपिटलिस्ट में होता है ना कि रोजगार करने गए, लेकिन यहाँ पे रोजगार में किसी भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है, पूरा ट्राइब ओनर होता है उस लैंड का, ठीक है। इन बोथ डेवलप, यहाँ पे लिखता है द ओनरशिप ऑफ लैंड डज नॉट एक्सीड द लैंड, यहाँ पे द ट्राइब सोसाइटी द ओनरशिप ऑफ लैंड डज नॉट एक्सीड द लैंड में बिलोंग टू द होल ट्राइब। द लैंड जो होता है बिलोंग करता है होल ट्राइब से। इन द सोसाइटी एनालिसिस दैट सेल प्रेजेंट इन द बुक विल नॉट बी एप्लीकेबल in the both the developed and developing countries apart from private capitalist sector in the institution or state. The role of the state including framing laws, enforcing them and delivering justice.
तो स्टेट वाला में कुछ ज़्यादा नहीं है, स्टेट में के बारे में बताता है कि एक स्टेट होता है, स्टेट में क्या क्या काम करता है, मतलब उसके अंडरटेकर प्रोडक्शन के बारे में बताए। इम्पोज टैक्स, स्टेट का क्या काम होता है, इम्पोज करता है टैक्स एंड सेंडिंग मनी ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट का, रनिंग स्कूल कॉलेजेज, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर etc. The economic function of the state have been taken into account when we want to describe the economy of the country. For convenience, we shall use the term government to denote to state. जो गवर्नमेंट जो होता है डिनोट करता है स्टेट को। और गवर्नमेंट का काम क्या क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का इम्पोज करता है, टैक्स लगाता है, सेंडिंग मनी टू ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, रोड डेवलप करना, स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, बेहतर सेवाएं देना, मतलब हेल्थ के बारे में, ठीक है। So far we have described the major pillars of the domestic economy, but all the countries of the world are also emergent in the external trade. अब external trade नया वर्ड आया, तो external trade क्या होता है, जैसे मैंने मैन्युफैक्चर किया लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया मैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का, तो उसको यहाँ पे ज़रूरत जितना था उतना, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है उसको बाहर भेजे, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिए किसी भी चीज़ को। लेकिन जैसे दूसरे कंट्री में उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है अपने यहाँ, मतलब उसका मांग है, तो उसको इंपोर्ट कर लिए, तो उसके बारे में एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द फोर्थ इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर स्टडी बोलता है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है द इम्पोर्टेंट सेक्टर स्टडी का ट्रेड विथ एक्सटर्नल सेक्टर कैन बी टू काइंड्स। तो टू काइंड्स में क्या हो गया, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ पे बोलता है द डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स टू रेस्ट इन द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिक कंट्री है, जो प्रोडक्शन किया वो बेचता है माल किसी और दूसरे कंट्री में, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया अपना सामान यूएसए में भेज रहा है कोई चीज, तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। वहीं द इकोनॉमी में आल्सो बाय गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वहीं पे मतलब चाइना में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके कारण लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं सस्ते दामों में, उस चीज़ का यहाँ पे मांग भी है, तो चाइना से इंडिया में ला रहे हैं, तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। द दीज आर कॉल्ड द इंपोर्ट्स, बिसाइड्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द रेस्ट इन द वर्ल्ड अफेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन अदर वेज सेवरल। फिर आता है कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी से मतलब किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट मतलब सिर्फ गुड्स का ही नहीं होते हैं, सर्विस का भी होते हैं, कैपिटल का भी होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है वही थर्ड नंबर पॉइंट में, कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में इनफ्लो इनटू डोमेस्टिक कंट्री और द डोमेस्टिक कंट्री में भी एक्सपोर्ट कैपिटल टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले से स्टार्टिंग करते हैं। एक बार इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी जो ग्रीक वर्ड से लिया गया था माइक्रोस से, माइक्रो इकोनॉमी मैक्रोस से डेराइव किया गया था मैक्रोस से। इसका मतलब माइक्रोस का मतलब लार्ज होता है, माइक्रो का मतलब, अब माइक्रो का मतलब स्मॉल। किसने दिया था, रेंजर फिंच ने। कब दिया था, 1933 में। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट में मतलब सारा हमने देखा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को। और उसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि एडम स्मिथ ने जो बुक्स दिया था उसका नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब दिया था, 1776 ईस्वी में। तो डिसीजन मेकर कौन होता है, तो डिसीजन मेकर स्टेट होता है, सेंट्रल होता है, गवर्नमेंट जो होता है उसका, आरबीआई होता है। और व्हाट टू डू द माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर ट्राई टू डू, क्या करना चाहता है डिसीजन मेकर, ठीक है, और कैसे करता है उसके बारे में। तो क्या करता है, तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करता है, डिफ्लेशन को रोकता है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। उसके बाद इमरजेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी आते हैं। तो इमरजेंस में जॉन मेंट केन्स ने जो बुक दिया था 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। महामारी का दौर था 1929 से 33 के बीच में, तो उस समय इनका थ्योरी ही लिया गया था, द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उस समय यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ह्यूज अमाउंट में डिमांड करने लगा था, वहाँ लेबर कम, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया था, जिसके कारण भूखमरी आया था जो वर्ल्ड को अफेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट कंट्री में इंटरप्रेनर जो होता है प्राइवेट हाथों में होता है, प्राइवेट इंटरप्राइज जो होता है, ठीक है। तो प्राइवेट इंटरप्रेनर किसको बोलते हैं, जो रिस्क लेता है, जो ऑनरशिप मतलब होता है, जिसका मेजर डिसीजन होता है, जो पैसा लगाता है। उसके बारे में पढ़े। तो उसके लिए मतलब नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, तो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और लैंड चाहिए।
और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा जो सामान प्रोड्यूस हुआ उसको बेच के रेवेन्यू क्रिएट किया, रेवेन्यू पेड करके उससे रेवेन्यू से रेंट पेड किए, लैंड का मतलब जो रेंट था वो पेड किया, उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट जो लोन उठाया था उस पर इंटरेस्ट पेड किया, उसके बाद लेबर चार्जेस दिए, उसके बाद जो रेस्ट बचा उसको नेट प्रॉफिट बोले, नेट प्रॉफिट का क्या किए, प्रॉफिट को आगे प्रोडक्शन के लिए रख लिया और फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज किए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक भी पूछता है आपसे क्वेश्चन में कभी कभी, तो उसमें लिखिएगा प्राइवेट ओनरशिप क्या है, तो प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन में क्या करते हैं कि सेल, प्रोडक्शन जब हो जाता है तो टेक प्लेस इन द मार्केट में ले जाते हैं और गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है, द सेल और परचेज ऑफ द लेबर, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है, उसको वेजेज रेट भी देते हैं जो एम्प्लॉय होता है। उसके बाद बोलता है कि डोमेस्टिक कंट्री के छोड़ को मतलब जो डिस्क्राइब द मेजर पिलर डोमेस्टिक कंट्री हो गया। उसके बाद फोर्थ जो इम्पोर्टेंट स्टडी था अपने इकोनॉमी में वो था एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। एक्सटर्नल ट्रेड में दो टाइप्स में बांटा गया एक्सटर्नल ट्रेड को, एक इंपोर्ट और एक दूसरा एक्सपोर्ट था। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो अपने कंट्री से किसी और कंट्री में सामान